हे गाइस, सबसे पहले आज हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। तो इसमें इट्स अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमोनिया एंड दिस इज HCl। ये दोनों मिलकर ये जो है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो वैसे ही Fe+3Cl2 ये FeCl3 का करेंगे। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे FeCl2 क्यों नहीं आया। यहाँ पे वैलेंसी सिस्टम होता है। Fe की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके वैलेंसीज को, तो ये FeCl3 बन जाएगा फाइनली। ठीक है, वैसे ये है CaO एंड देन है H2O। यहाँ पे CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम इसका फॉर्मूला, इसका जो कॉमन नेम है उसे बोलते हैं क्विक लाइम। और उसके बाद ये जब कंबाइन करेंगे तो ये स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन करेंगे। और जब हम स्लेक्ट लाइम को CO2 के साथ मिलाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो यूज़ किया जाता है, ये पत्थर होता है और ये हम ताजमहल में यूज़ किया गया है। उसका जो मार्बल है, मार्बल को बनाने में ये यूज़ होता है। और उसके साथ अगर हम यहाँ पे वाटर भी बनेगा। और ये जो हीट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बाहर जब अगर हीट निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर यहाँ पर इस रिएक्शन को करने के लिए अगर हम हीट यूज़ करते हैं तो इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली एंडोथर्मिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डीकम्पोजिशन, किसी भी चीज़ का डीकम्पोजिशन कराने के लिए हमें थोड़ी सी हीट की ज़रूरत पड़ती है। और हीट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है वो हीट, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो या फिर सनलाइट से कंप्लीट हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके तरीके होते हैं, इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी काफ़ी टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें हैं। FeSO4 और 7H2O, ये जिसे हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, अगर हम हीट करेंगे तो इसका जो है वाटर रिमूव हो जाएगा। और ये जो वाटर इस तरह से कनेक्टेड होता है, ये जो है डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड नहीं होता है, ये उसके साथ इन्वॉल्व होता है। तो इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जब हम इसको ये हीट करते हैं तब ये डिफरेंट अलग सेपरेट आउट हो जाता है और ये जो है डर्टी वाइट कलर का यहाँ पे हमें मिल जाता है। और इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटेड, जो सल्फेट ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सिंपल इसे बोल सकते हैं। एंड द सेम वे CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे भी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हमारा सेपरेट हो जाता है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, आई गेस यू गेटिंग इट। यहाँ पे देखिए FeSO4 जो फर्दर अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये फर्दर भी यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा और Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, ये हमें कलर अच्छे से याद होने चाहिए कि इसका कलर कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। और SO2 और SO3 इन्वॉल्व हो जाएंगी। और इनकी जो यहाँ पे मैंने लिखा है बर्निंग सल्फर स्मेल, यानी कि एक ही करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है सल्फर की। जब सल्फर रिलीज होता है और बर्न होता है तो यहाँ पे उसकी जो है स्मेल आती है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ों को डिटेक्ट करने में केमिस्ट्री में यहाँ पे कौन सा क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसको हम अच्छे से पता लगा सकते हैं इस रिएक्शंस की स्मेल्स वगैरह से। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो बर्न करती है तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हम इस तरह से सेम वे यहाँ पे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मैंने कि सिंस दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने हीट जो है वो किस वजह से दी, कहाँ से दी है, हमने जो है हीट करने के बाद हमें इस हीट को, मैंने जैसे आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होता है। इसका मतलब यही है कि जहाँ पे हमें हीट को देना पड़ेगा तभी वो चीज़ें डिकम्पोज होंगी। और ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है। यहाँ पे ये सिंपली क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं 10th में कि पूछ लेंगे कि यहाँ पे जो NO2 रिलीज हुई है या यहाँ पे इसका जो कलर है वो कौन सा होगा। ऑक्सीजन का जैसे आपको पता है कलरलेस होती है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात होगी। तो इसलिए ये सबको पता होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि NO2 जो है वो एक ब्राउन कलर गैस है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज करेगा, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट जब हीट करेंगे हम तो NO2 रिलीज हो जाएगा, PbO यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो इसे हम लेड ऑक्साइड बोलते हैं, सिंपल एज दैट। और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। यहाँ पे आप बैलेंस नहीं किया हुआ मैंने अच्छे से, आप बैलेंस करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, मैं अलग से नहीं दिखा रही हूँ बैलेंस करके। CaCO3 वो मैंने पहले जैसे आपको बताया था, ये मार्बल का फॉर्मूला है, इसे जब हम हीट करेंगे तो CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। व्हाट डज दैट मीन इज कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करेंगे ताकि चीज़ों को क्या कर सकें, हम चीज़ों को डिकम्पोज कर सकें। तो ये मैं फर्दर दूसरी वीडियो में बनाऊंगी।
हे गाइस, अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे ताकि हम जो है अपनी रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें। सो सिंपली मैं थोड़ा सा बेसिक से इसको समझाऊंगी ताकि आपका थोड़ा क्लियर रहे कंसेप्ट। सिंपल एज दैट, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन से जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होती है उसे हम एनोड बोलते हैं। लर्न करें इस चीज़ को। नेगेटिव साइन से जो कनेक्टेड होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट की बनी होती हैं। वो इसलिए, इसका रीज़न है क्योंकि प्लेटिनम और ग्रेफाइट हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और मेटल्स होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो है रिएक्शन में पार्ट ना लें। कैथोड और एनोड पर क्या होता है, देखिए जैसे एनोड जो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज रोड है, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस आएंगे, रिएक्शंस होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने ये लिए, और ये नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए ताकि ये खुद ही रिएक्ट ना कर जाएं। अगर ये खुद ही रिएक्ट कर गई तो हमारे रिएक्शन में तो फिर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए हम ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके सब चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे हम जो है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो क्या लेते हैं, रोड लेते हैं। ठीक है। HCl और H2SO4 ये जो मीडियम है इसके अंदर हमने ये HCl और H2SO4 इसलिए डाला है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने का मतलब है कि बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका मतलब ये है कि वो जब स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि बहुत जल्दी H+ आयन, देखो एसिड जो होता है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि वो H+ आयन रिलीज करेगा, और जो जितना जल्दी और जितना इफेक्टिव तरीके से H+ आयन को रिलीज करेगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो H2SO4 और HCl ये दोनों बहुत ही बेहतरीन जो है एसिड्स माने जाते हैं। H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। आपने पता ना हो तो मैं बता देती हूँ। HCl को हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं और ये H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होता है ना मीडियम हम डालते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि ईजिली जो है क्या कर सके, आयंस में टूट सके। अब देखो एक मिनट, सिंपल सी बात ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उसके पास फ्री आयंस की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल हम, जैसे मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट्स जो है हमारे पास, मेटल है, जैसे मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो इजिली आयंस में जो है डिसोसिएट हो जाता है। और आयंस, मेटल क्या करता है, देखो मैं और डिटेल में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। एलिमेंट्स जो मेटल है, मेटल क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो मतलब उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। ओके। तो वैसे ही यहाँ पे भी, अगर आपको इतना नहीं समझ आया तो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इजिली इसका मतलब क्या है कि HCl और H2SO4 आयंस को हम दे देंगे, H+ आयंस हमें दे देंगे, क्लोराइड आयंस हमें दे देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे मीडियम में ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि स्ट्रॉन्गली और जल्दी से अपने आयंस को डिसोसिएट करे और हमें फ्री आयंस की जो है फ्री आयंस दे दे, ताकि हम चीज़ों को जो है फटाफट से कंडक्ट करा सके। अब समझ आ गई होगी, आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब जो है हम एसिड जब लेते हैं ना, एसिड ऐसे नहीं लेते कि हम पूरा ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इनको वाटर में डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, वाटर ऐड करना। हम इनके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ जो है ज़्यादा रिएक्शन एक्सप्लोजिव ना हो। बिकॉज आपने सुना होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके ऊपर गिर जाएगा तो इतनी जल्दी रिएक्शन करता है कि वो आपको बर्न भी कर सकता है। इसलिए H2O हमें मिलाना पड़ता है, पानी हमें मिलाना पड़ता है, ताकि उसकी जो रिएक्शन की रेट है उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकें। बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए। ठीक है। एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, देखो एनोड मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज रोड होती है। पॉजिटिवली चार्ज रोड पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आएंगी। अब वाटर जैसे H+ और OH आयन में आयनाइज किया है तो वो OH आयन यहाँ पे एनोड पे आएगा। और ये जो है एनोड पे हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। और आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। एक बार आप इतना, हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली हम इसको लर्न करेंगे कि 4 OH आयंस जो हैं वो कन्वर्ट होंगे वाटर और ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और यहाँ पे 4 H+ आयंस जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और 2 H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे हाइड्रोजन का। तो हमें यहाँ पे मेन टेकअवेज क्या है, एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी और रिडक्शन, जहाँ पे कैथोड पे जहाँ रिडक्शन हुआ है वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगी। वेरी वेरी सिंपल। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी
हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, यहाँ पे जो है हम फोटो और केमिकल, सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होगा फोटो यानी कि लाइट, फोटो जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वैसे ही फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, लाइट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट होगी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे हम सनलाइट का यूज़ करेंगे ताकि वहाँ से ताकि हमें हीट मिले और इस रिएक्शन को हम कैरी आउट करें, ठीक है। तो जैसे AgCl यहाँ पे कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना होता है कि कलर कौन सा कहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। क्या इसका कलर है, AgCl वाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये जब HV का क्या मतलब होता है आपको पता हो तो, सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे HV लिखते हैं, ठीक है। Ag और Br2 में कन्वर्ट होगा, Br2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस होती है। ऐसे ये दोनों रिएक्शंस जो है वो सेम से, बस आपने इनको डिसोशिएट करना है, ठीक है। ऐसे ही KClO3 ये किस में टूटेगा, KCl एंड O2 में। और ये जो रिएक्शन है ये इस कैटलिस्ट की जो है प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, हम एक ऐसी चीज़ जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकती है पर वो कंज्यूम नहीं होगी। कैटलिस्ट को हम डिफरेंट वीडियो में अच्छे से डिटेल में भी कवर कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपने बस इतना याद रखना है इस स्टैंडर्ड पे कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और सब जो है वो कैटलिस्ट की हेल्प से ही होती हैं। कैटलिस्ट जो हमारी रिएक्शन की रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कैटलिस्ट जो है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं सिंपली बता रही हूँ कि ये कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शंस के अंदर, जस्ट ये हेल्प करता है रिएक्शन को कैरी आउट होने में, ठीक है, फास्ट कैरी आउट होने में। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में KClO3 और इसका KCl और O2 में कन्वर्ट होना, इसमें MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड जो है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी शायद मेंशन होगा कि AgBr एंड AgCl जो है वो कलर्ड बोटल्स में हम क्यों रखते हैं। इसका रीज़न ये है ताकि यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट ना कर सके, कलर्ड बोटल्स के अंदर जो है लाइट पेनिट्रेट ना करे। कलर्ड बोतल जैसे कि ब्राउन कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, ताकि वहाँ पे जो है सनलाइट एंटर नहीं करेगी तो उनका रिएक्शन नहीं हुआ। बिकॉज आपने यहाँ पे पढ़ा है ऊपर रिएक्शन में कि AgBr और AgCl जो है इजीली सनलाइट के कंटेक्ट में आते ही डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए ताकि ये डिकम्पोज ना हो सके इसलिए हम इन्हें कलर बॉटल्स में रखते हैं। एंड दैट्स इट अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर different other types of reaction also, for example displacement reaction, and then we will further continue the chapter. Thank you.